हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11th मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इसके पहले 10 लेक्चर हिस्ट्री के हो चुके हैं और मैथ भी हमने 2 चैप्टर मैथ में भी ख़त्म कर दिए हैं, परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ। और अगर आपने ये अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर हिस्ट्री और मैथ के लेक्चर्स देख सकते हैं। और आपकी हिस्ट्री जो है वो 1-2 दिन में अभी कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैं नया आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूँगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने 1857 का रिवॉल्ट देख लिया था, जिसमें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया था कि क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुई थी और किस किस ने पार्टिसिपेट कहाँ कहाँ से करा था। और आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई और कब कब इनके सेशन हुए और आगे का हिस्ट्री में जो भी हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री का ये आई थिंक सेकंड लास्ट या इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएगा जिसमें आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हो जो हिस्ट्री के हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं लेके आऊँगा। जैसे कि किस किस ने कौन सा स्लोगन दिया था। जैसे आपने पेपर पहला भी देखा होगा कांस्टेबल का 2016 का पेपर अगर देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि स्लोगन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं और टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आए कि किसको कौन सा टाइटल दिया गया था, किसने दिया था। ये मैं इनकी अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे टाइटल और स्लोगन्स अच्छे से कवर करवा दूंगा। तो आज चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम के द्वारा ये फॉर्म करी गई थी। कब करी गई थी ये फॉर्म? 1885 में। और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस टाइम गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। आप ऐसे याद रख सकते हो कि उस टाइम पे कोई डफरी होगा जिसके प्रेजेंस में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये बस ट्रिक है याद करने की, वैसे इसको सीरियसली मत लेना। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई, क्या क्या हुआ कुछ सेशंस में, वो हम देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे सेशन हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने लाए हैं। सबसे पहले सेशन तो हुआ 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई। और ये कहाँ पर हुआ? ये बॉम्बे में हुआ। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? उसके प्रेसिडेंट थे भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी इनके प्रेसिडेंट थे। और ये अटेंड लोगों ने की, ये 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड करी गई। और ये पहले कहाँ पर होनी थी? ये पुणे पर होनी थी, लेकिन पुणे में क्यों नहीं हुई? ड्यू टू कॉलेरा। कॉलेरा उस टाइम पे एक बीमारी फैली हुई थी, जैसे आज के टाइम पर आप बोल सकते हो कि कोविड फैला हुआ है। उस टाइम पर ये कॉलेरा एक बीमारी थी, ये फैली हुई थी, जिसकी वजह से जो सेशन था वो पुणे से बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सेशन होता है वो होता है 1886 में, जो कलकत्ता में होता है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे दादा भाई नौरोजी। 1887 में होता है मद्रास में, जिसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन त्याबजी। जी आई वी आएगा एंड में, त्याबजी। फर्स्ट ये क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद आता है 1888 का सेशन, जो कि इलाहाबाद में हमें देखने को मिला। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे जॉर्ज जूली, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जॉर्ज जूली। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशन और हुए, लेकिन मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। उसके बाद हुआ 1906 का सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने इस टाइम पर क्या यूज़ करा? इन्होंने स्वराज वर्ड का यूज़ हमें देखने को यहाँ पर मिला। उन्होंने क्या, कौन सा वर्ड यूज़ करा? स्वराज। स्वराज का मतलब होता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ करा। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराज वर्ड दिया किसने था, यानी कि किसने कॉइन करा था, ये कॉइन करा था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है, किसने करा था? दयानंद सरस्वती ने। और यूज़ किसने करा था? फर्स्ट टाइम पर यूज़ करा था दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा वर्ड? स्वराज वर्ड। ये आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद आता है 1907 का सेशन, जो कि होता है सूरज में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे ये थे रास बिहारी बोस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, हमें इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। अब इसको सूरत स्प्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे वो स्प्लिट कर गए थे, यानी डिवाइड कर गए थे। कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे। अब ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे? मॉडरेट्स होते थे जो कि मतलब बोलते थे कि हमें जो आज़ादी लेनी है, जो इंडिपेंडेंस लेनी है। मोटो सभी का एक ही था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म इसलिए करी गई थी कि इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन मॉडरेट्स बोलते थे कि जो हम इंडिपेंडेंस लेंगे वो हम पीसफुल तरीके से लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के आगे, पिटीशंस फाइल करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे धीरे धीरे कि आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब इनके सोच थी। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनकी सोच अलग थी। एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते थे कि हमें जो इंडिपेंडेंस लेनी है वो हम ऐसे पिटीशन फाइल करके वगैरह नहीं लेंगे, हमें मतलब आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें ब्रिटिशर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, नो फेथ इन ब्रिटिश रूल, और इनके जस्टिस के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। ये बोलते थे कि हमें
प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे और वगैरह वगैरह बाकी जो भी चीज़ें हैं आप अभी समझ गए होंगे मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझ आ गया आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे। यानी कि मॉडरेट्स थे जो पीसफुल तरीके से इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे, और मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी पीसफुल थे, लेकिन ये बोलते थे कि हमें प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, और इतना उनको भरोसा नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और ये बोलते थे कि मतलब इनको कोई फेथ नहीं है और उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। और इस तरह से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो यहाँ पर डिवाइड हो गए। मॉडरेट्स को हम नरम दल भी बोलते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को गर्म दल भी बोला जाता था। एक्सट्रीमिस्ट को गर्म दल बोलते थे और मॉडरेट्स को नरम दल भी बोलते थे। और जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मॉडरेट्स के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो थे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तयाबजी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस। ये सारे हमारे आते हैं मॉडरेट्स लीडर में। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आप याद कर सकते हो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं एक्सट्रीमिस्ट, ये आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा लीडर मॉडरेट है और कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। एक्सट्रीमिस्ट में कौन? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और सर अरविंदो घोष भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो होता है 1916 का, जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन कर गए थे, यानी कि फिर से ये आपस में साथ में आ गए थे। 1906 में क्या हुआ था? ये डिवाइड कर गए थे, यानी कि इन्होंने अलग अलग अपने पाथ चूज़ कर लिए कि 1907 में कि आप अपने तरीके से फाइट करो, हम अपने तरीके से फाइट करेंगे। लेकिन 1916 में ये फिर से एक बार साथ में आ गए और फिर से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ में आगे बढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ? 1917 में एक सेशन हुआ, उसको हम बोलते हैं कोलकाता सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एनी बेसेंट जो वो प्रेसिडेंट रही थी। एनी बेसेंट कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कोलकाता सेशन की, जो कि हुआ 1917 में। उसके बाद 1925 का सेशन हुआ, जो कि कानपुर में हमें देखने को मिला, जिसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। इसके पहले जो थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये ब्रिटिश थी, लेकिन ये सरोजनी नायडू इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में अगर हम देखें तो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ये जो लेडी थी ये आयरलैंड से आई थी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या स्टार्ट करा था? ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट इन 1916। ये इंपॉर्टेंट है। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी? ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी। और कब स्टार्ट करी थी? 1916 में, जो कि आयरलैंड से आई थी। ये हो गया एनी बेसेंट के बारे में। अब इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है आगे, और क्या क्या आगे हिस्ट्री में हुआ वो हम देखते हैं, जिसको हम आगे गांधी नेहरा भी बोलते हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल को हमने डिवाइड कर दिया। किसने करा? लॉर्ड कर्जन, जो कि वायसरॉय थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल करा। बंगाल को कैसे डिवाइड करा? जो ईस्ट बंगाल था उसको बांग्लादेश बना दिया, और वेस्ट बंगाल को कलकत्ता को वेस्ट बंगाल बना दिए। यहाँ पर कलकत्ता को आजकल हम कोलकाता बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोलकाता को ही कलकत्ता पहले बोला जाता था, और ईस्ट बंगाल बांग्लादेश को बना दिया, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट होता था, जो कि 1947 में ही पाकिस्तान का पार्ट बना, और 1971 में एक अलग कंट्री बन गया पाकिस्तान से, जिसको हम बोले जाता है इंडियन पाकिस्तान लिबरेशन वॉर। ये 1971 की वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से। तो इन 1971 में बांग्लादेश अलग कंट्री बना था। ये भी कि हमारे पूछ लिया जाता है, ये मैं आपको वैसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई। मुस्लिम लीग फाउंड बाय नवाब सलीम उल्लाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम के लिए अलग राइट मांगना शुरू कर दिए, और जो पार्टीशन था उसको सपोर्ट किया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दो हिस्से होने चाहिए, इसको इन्होंने सपोर्ट किया। इसलिए ये भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। किसने फॉर्म करी? नवाब सलीम उल्लाह ने मुस्लिम लीग फॉर्म करी 1906 में। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसके पहले ये साउथ अफ्रीका वगैरह में मूवमेंट्स वगैरह चलाते थे, लेकिन ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए, जिस दिन हम आज के डेट में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ NRA डे भी बोला जाता है। और इस टाइम जो 2022 का NRA डे था, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कुछ इस तरह से ही थी। देख लेना एक बार क्या थी थीम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं थीम्स वगैरह। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस है, जिसके रूप में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इसकी थीम 2022 की थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम NRA डे के रूप में भी मनाते हैं।
उसके बाद आता है 1917, जिसमें क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। चंपारण कहाँ पर है? चंपारण आपको अभी, चलिए आप ये मेरे को सर्च करके, गूगल में सर्च करके मेरे को बताना कि चंपारण आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलता है। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपने ये एक बार सर्च करके मेरे को बता दी तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो चंपारण आपको मेरे को बताना है कि कहाँ पर हमें कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है। और इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को टाइटल दिया गया था महात्मा का, यानी कि महात्मा गांधी जो आज हम बोलते हैं, ये महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को टाइटल दिया था। ये टाइटल वगैरह पूछे जाते हैं तो इसलिए याद रखने अच्छे से। ये टाइटल और स्लोगन्स की वीडियो मैं दे दूंगा अलग से, जिसमें सारे टाइटल और स्लोगन किस किसने दिए थे और टाइटल किसको किसने दिया था, ये सारा मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें दिया। और वल्लभ भाई पटेल को पहले वल्लभ भाई पटेल ही बोलते थे। सरदार टाइटल इनको वुमेन्स के द्वारा दिया गया, यानी कि फीमेल्स के द्वारा इनको सरदार टाइटल दिया गया वल्लभ भाई पटेल को। और अगर आपसे पूछे सरदार वर्ड कौन सी मूवमेंट के बाद ये किया था, तो ये खेड़ा सत्याग्रह नहीं लिखना, ये आपको दिया गया था, ये आपको दिया गया था बरदौली सत्याग्रह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सरदार वर्ड यहाँ पर इनको टाइटल दिया गया था। कौन सी सत्याग्रह के बाद? बरदौली सत्याग्रह, जो कि किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। और कहाँ पर करी थी? ये गुजरात में करी थी। और इस सत्याग्रह के बाद ही फीमेल्स ने इनको सरदार का टाइटल दे दिया यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉयलाट एक्ट। ये पढ़ा होगा सभी ने, अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। रॉयलाट एक्ट 1919 में दिया गया और इसके जो जज थे जिन्होंने ये पास किया उनका नाम था रॉयलाट, इसलिए हम इसको रॉयलाट एक्ट भी बोलते हैं। और इस टाइम के जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों बोला जाता है। इसमें जो लीडर्स अरेस्ट हुए थे ये क्यों हुए थे, सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं। इसको ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इन्होंने बोला था कि अगर आपको पुलिस को कि 4 से ज़्यादा लोग आपको एक जगह पर इकट्ठे आपको दिख जाएं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल आपको कहीं पर दिख जाए, तो आप उनको बिना किसी की परमिशन से आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करा गया था रॉयलाट एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला गया था। और इसको किसने बोला था ब्लैक एक्ट? ये गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बोला गया था। और इसको ही देखते हुए जब इनको अरेस्ट कर लिया गया, इन दोनों लीडर को अरेस्ट जब कर लिया, तो लोगों ने क्या करा, पंजाब के जो लोग थे उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा कि हम पीसफुल तरीके से सोचेंगे कि अब इनको कैसे बाहर निकालना है और किस तरह से मतलब इनको बाहर निकाला जाए। और इनको लेकर ही इन्होंने एक सभा बुलाई, यानी कि एक मीटिंग बुलाई, जिसमें इन्होंने बात करी कि किस तरह से इनको बाहर निकाला जाए। और ये कब बुलाई गई मीटिंग? ये 3 अप्रैल 1990 को बुलाई गई, जिसको हम जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं। अब ये मैसेकर वर्ड क्या है? मैसेकर का मतलब होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल या बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है या शूट कर दिया जाता है, उसको हम मैसेकर बोलते हैं। और ये क्या था? ये एक लार्ज पीसफुल क्राउड था। मैंने बताया आपको कि अरेस्ट कर लिया था लीडर्स को, और इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में इन्होंने जलियांवाला बाग, जो कि आपको अमृतसर में देखने को मिलता है आज की डेट में, इन्होंने अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर एक पीसफुल जो कि प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन क्या हुआ, इनको शूट कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा विदाउट एनी वार्निंग, यानी कि इनको कोई वार्निंग वगैरह पहले नहीं देगी। इन्होंने क्या करा, ये एंटर करे अपने आर्मी के साथ, इन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को शूट करने का। और इनकी आर्मी ने हज़ारों की तादाद में जो लोग थे उनको शूट करा या वहाँ पर मार दिया गया। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपने मूवी देखी होगी सरदार उधम सिंह करके, अभी आई थी थोड़े टाइम पहले। और भी काफ़ी मूवीज़ आई हैं जलियांवाला बाग के ऊपर। तो अगर आपने ये मूवीज़ देखी हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ और ये इंसिडेंट कितना बड़ा था। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको ऑर्डर किसने करा था? इनको ऑर्डर दिया गया था माइकल ओडायर ने। माइकल ओडायर ने किसको ऑर्डर दिया था? जनरल डायर को दिया था ऑर्डर कि आपको ये बस किसी तरह से ये प्रोटेस्ट को रोकना है। और इन्होंने कैसे रोका? इन्होंने शूट करके सभी लोगों को मार के ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया। और माइकल डायर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पर पंजाब के, माइकल डायर, जिसको लेटर किसने शूट करा? लेटर शूटेड बाय सरदार उधम सिंह इन लंदन 1940 में इनको सरदार उधम सिंह ने शूट करा। और इसके ऊपर ही अभी एक आपको मूवी देखने को मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने गिव बैक हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड, यानी कि इनको नाइटहुड का टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इन्होंने इस इंसिडेंट के बाद अपना टाइटल जो है वो बैक कर दिया, यानी कि उसको रिफ्यूज़ कर दिया अपने टाइटल को। कौन से टाइटल को? नाइटहुड के टाइटल को इन्होंने वापस कर दिया, यानी कि इन्होंने ये टाइटल नहीं लिया।
ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हिस्ट्री का। इसके बाद जो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स बच गई हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, डांडी मार्च, ये सारा मैं आपको अगली वीडियो में करवा के आपकी हिस्ट्री ख़त्म बिल्कुल करवा दूंगा। और उसके बाद 1-2 लेक्चर लाऊंगा जो कि आपके, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगी, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं स्लोगन और टाइटल वगैरह के, वो आपके लेके आऊँगा। और उसमें वो भी काफ़ी मतलब 10 या 15 मिनट के वो वीडियोज़ होंगी, वो आप देख लेना एक बार, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आपकी हिस्ट्री बहुत जल्दी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है आपको। अब आप और भी बाकी वीडियोस देख लेना किसी और चैनल में या कहीं और पर भी, अगर आप पढ़ते हो तो आप देख लेना कि मैंने आपको कितनी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ाई है बॉर्डर बटालियन के लिए। और अगर आपने ये एक बार अच्छे से पढ़ लिया, आप इसके बाद चाहे JK SSB क्लास 4 का एग्ज़ाम दो, चाहे SSC का एग्ज़ाम दो, या कोई भी अच्छा एग्ज़ाम दो, आपको यही हिस्ट्री देखने को वहाँ पर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ चैनल को। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।